अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल चस्के में। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रजब भट्ट और ओन के बारे में। तो रजब भट्ट ने रात को एक स्टोरी शेयर की अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें ओन की चैट थी आई थिंक किसी लड़की के साथ, उसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। उसमें वो उस लड़की को कह रहे थे, रजब को बलात्कारी कह रहे थे, इसकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, से सिमिलर ही बलात्कारी। और वो उस लड़की के साथ इनप्रॉपर बातें कर रहे थे, थोड़ी-सी गलत बातें कर रहे थे। तो वो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने कहा इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी हैं वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट वगैरह, तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने तफ़सीलन एक स्टोरी पे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास इस तरह की और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट्स हैं। मैं हमेशा इसीलिए खामोश रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये मामला इस तरह सोशल मीडिया पर लाऊँ, मगर अब बहुत हो चुका है, मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पूरा ख़ानदान, हत्ता कि एक 9 माह की बच्ची पर इल्ज़ाम लगाए गए, तनकीद की गई महीनों तक सिर्फ़ इसीलिए कि वो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। दूसरों की तरह सिर्फ़ इसलिए कि इन्होंने सच का साथ दिया और खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तुम्हें रुकना होगा, अगर हमारी परवरिश गलत हुई है तो तुम्हारी परवरिश क्या है? वो बेसिकली ओन को टारगेट कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बैकलैश आ रहा है कि वो अपनी मतलब बीवी को व्लॉग्स में नहीं ले रहे या उसको मिल नहीं रहे, घर लेकर नहीं आ रहे। और इसी तरह किवान का भी उन्होंने जबकि एक व्लॉग डाला था इसमें वो गए हैं, उनको मिले हैं, उसके बाद भी हल्की-फुल्की बातें वगैरह होती रह गई हैं, लेकिन प्रॉपर वो इनका कुछ सॉर्ट नहीं हो रहा जब से ये पाकिस्तान आए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इनको हेट मिल रहा है, इनकी मदर को हेट मिल रहा है, गज़ल को हेट मिल रहा है और उनकी गज़ल की जो बेटी है, गज़ल और जवाद की, उनको भी कहीं न कहीं हेट दिया जा रहा है कि मतलब तुम अपनी भांजी को कर रहे हो लेकिन अपने बेटे को इस तरह नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि तुम फ़ैन पेज से बातें करते हो, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी एक इनकी लाइव पे आपस में झड़प स्टार्ट हुई थी, जब वो जो सिंगर हैं तस्कीन के तहसीन ज़ारा, वो जो इनकी कव्वालियाँ वगैरह पढ़ती हैं, तो उनकी जब पॉडकास्ट आया था उन्होंने ईमान के बारे में कुछ बातें की थी कि इनकी फैमिली ने जहेज़ नहीं दिया, माँ जी ने जहेज़ नहीं लिया। तो उन्होंने एक चीज भी नहीं उनके घर से दी, जहेज नहीं लिया। बिल्कुल कोई चीज नहीं ली। इस चीज़ पे उन थोड़ा ट्रिगर हो गए थे और उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि वो कौन होती हैं हमारी फैमिली की बातों को करने वाली, और हमने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आप लोगों को याद ही होगा। सो वहाँ से बेसिकली बात स्टार्ट हुई थी और उसके रिप्लाई में फिर रजब ने कहा था कि तुम फ़ैन पेजेस से बातें करते हो, घर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़ैन पेजेस को देते हो। हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस से कैसे पहुंचती है मुझे हर चीज का पता है। आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। और ये बात आज से आई थिंक कोई 5-6 माह पहले की बात है, आई थिंक इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो तब भी उन्होंने ये बात की थी, अब भी वो यही कह रहे हैं कि तुम फ़ैन पेजेस से बातें करते हो, पॉडकास्ट पे लोगों को मेरे और मतलब फैमिली के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, उनके पास कहाँ से आ गई इन्फॉर्मेशन, तुम देते हो तो आती हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा कि किवान को व्लॉग्स में क्यों नहीं लाता, किवान की माँ ने खुद इसकी दादी को सख्ती से मना किया था कि वो व्लॉग्स में किवान का नाम तक ना लें। अम्मा, मैंने बड़ी दफा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना जरूरी नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। इसी वजह से हमने कभी इनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद इन्होंने इस बात पर भी बिला वजह नफ़रत बर्दाश्त की, हेट बर्दाश्त किया, किसके लिए? मेरे लिए, मेरे रिश्ते के लिए, मेरी शादी के लिए, मेरे बेटे के लिए। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि वही अगेन जो मैंने बात आपको बताई है कि क़ुरान को ये व्लॉग में नहीं लेते, उनकी बात वगैरह नहीं करते। आई थिंक ये इन्होंने पहले भी किसी व्लॉग में क्लियर किया था कि उसकी मदर ने मना किया है, वो कह रही हैं कि नज़र की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का नाम लिया जाए या उसकी कोई बात की जाए, तो उसको नज़र लग जाती है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली जो पहले भी वो कह चुके हैं कि पता नहीं शादी चलती नहीं चलती। उन्होंने इस स्टोरी में भी यही कहा, मुझे नहीं मालूम कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी, और अगर चलती है तो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से ही चलेगी। लेकिन अपनी ही बहन के शौहर, उसके ख़ावंद, उसके ख़ानदान के अफ़राद और उसके दोस्तों को ज़्यादती करने वाला मतलब बलात्कारी, क्या ये तुम्हारे अल्फ़ाज़ को ज़ाहिर करता है, तुम्हारी परवरिश को, तुम्हारी तरबियत को ज़ाहिर करता है? उन्होंने वही बात की जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिसमें एलिजेडली कि ओन किसी से बात कर रहा है और उनको ऐसे बात कर रहा है। उन्होंने यही कहा कि मैं लाख बुरा सही मगर मुनाफिक नहीं हूँ, सोशल मीडिया पर भी बुरा हूँ और चैट्स में भी बुरा हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपका और ओन का मामला था, इसमें आई थिंक ईमान को लाना नहीं चाहिए था। हाँ, अगर हेट मिल रहा है तो आप अपने व्लॉग में पहले बता चुके, एक बार फिर क्लियर कर देते कि ये सीन है, या ईमान को साथ बिठा के बात कर लेते। वो एक अच्छा और महज़ब तरीका होता। आई थिंक आपकी बात अच्छे से लोग सुनते भी और कोई नेगेटिव भी इम्पैक्ट ना पड़ता। सेकंडली, अगर आपको ओन से कोई मसला है तो आप लोगों को आई थिंक बगैर सोशल मीडिया पे आई ये चीज़ सॉर्ट करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ओन की तरफ से कोई ऐसा मतलब नहीं आ रहा। वो कुछ टाइम से ये पोस्ट कर रहे हैं कि उनको टिकटॉक की तरफ से कुछ लोग हैं जिनके साथ उनकी झड़प हुई थी, तो वहाँ उसकी वजह से उनको थोड़ा-सा हेट मिल रहा है, उनको थ्रेट कॉल्स आ रही हैं।
ये मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, पेज पे पोस्ट किया ये बात कि उनको उन्होंने चैट शेयर की हैं। पंजाब पुलिस को मैंने टैग किया था कि प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लें, मुझे थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, थ्रेट मैसेजेस आ रहे हैं। और इस चीज़ पे भी रज़ब ने तभी कहा था कि मैं मतलब इस मामले में नहीं हूँ, आप जानो और ओन जाने। तो आप इस चीज़ से अगर मतलब साइड पे हो गए हो, तो फिर सोशल मीडिया पे आके ये बातें करने का कुछ मकसद नहीं बनता। फैन पेजेस कुछ कर रहे हैं तो यार बोलने दो। आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया तो फैन पेज की ये बातें भी तो एटलीस्ट आप बर्दाश्त कर सकते थे। सेकेंडली ऑन की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई वो नहीं आई, और जहाँ तक मुझे लगता है जितनी मैंने वो चैट पढ़ी है, मुझे हुआ है, एक तो वो राइटिंग बड़ी अजीब-सी है, मतलब कि वो हम लोग जैसे लिखते हैं नॉर्मली, हम पाकिस्तानी जैसे लिखते हैं वैसी नहीं है। और कौन बलात्कारी कहता है? लाइक सीरियसली, उसने कुछ कहना होगा, कुछ और चीज़ कह देगा, मुझे नहीं लगा वो। और लड़की भी वो जो उससे बात कर रही है, वो बात को आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसे ना कहो, ये क्यों कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो मतलब आप उस बात को आगे कर ही जा रहे हो। अगर आपको कोई इस तरह के मैसेजेस कर रहा है, आप उसको फ़ौरन ब्लॉक करोगे। पहली चैट में उसको ब्लॉक करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे। ज़्यादा यही होगा। आप भी प्रॉपर से बातें कर रहे हो, स्टोरीज़ पे वो अगर रिप्लाई कर रहा है, तो आप उसको जवाब दे रहे हो आगे से। मैं वल्लाह अल्लाह की कसम खा के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अगर आप लोग कहते हो कुरान उठा लो तो मैं कुरान उठा के कहता हूँ मैंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और मुझे नहीं लगा कि कुछ इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टाइपिंग मुझे नहीं लगी कि वो इस तरह हम लोगों में से किसी की हो सकती है, मतलब पाकिस्तानियों में से किसी की हो सकती है। थोड़ी-सी वो थी उसमें, हिंदी टच था, कुछ बोलने का तरीका थोड़ा वैसा था। और दूसरी बात ये कि आई थिंक इट्स अ हाई टाइम ईमान के लिए कि ईमान को अब चूज़ करना चाहिए कि वो कौन-सी साइड पे रह रही हैं अब। क्योंकि देखिए, अब इस स्टोरी के बाद, इस पोस्ट के बाद बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है ओन को। वो सब यही बात कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ़ डॉक्टर अफ़ान कैसर ही ये बात कर रहे थे कि ये बहन का घर ख़राब कर रहा है ओन, लेकिन अब ऑलमोस्ट जितनी भी रजब आर्मी है, वो सब ओन को हेट दे रही है। तो आई थिंक आपको क्लियर करना चाहिए, अगर आपका भाई गलत लग रहा है, आपको आपका खामा ठीक लग रहा है, आप प्लीज़ उसकी साइड लें, उसकी तरफ जाएँ ताकि क्लियर हो। फिर ओन जाने, रजब जाने, इनका काम जाने। ठीक है, सेकंड बात ये, अगर आपका भाई ठीक है, तो ये फिर उसके साथ गलत है कि आप उसके लिए कुछ नहीं बोल रही, कुछ इस चीज़ को नहीं कर रही। तो ये अब ईमान को एक ना एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी। इस तरह आपके सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, और आई थिंक अब ये बात जितनी सोशल मीडिया पे आ चुकी है, आपको भी सोशल मीडिया पे क्लियर करना चाहिए। बैकएंड पे आपका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इस तरह आपके भाई की इमेज, आपके हस्बैंड की इमेज बहुत ख़राब रहेगी, एक-दूसरे से रिलेटेड जो भी है। ऑलरेडी रजब के इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं, वो उनको ऑलरेडी बहुत हेट देते हैं। कि वो सिंपैथी लेता है, वो ये करता है, वो करता है। और सेकेंडली जो फ़ैन पेजेज़ आपके और ओन के हैं, वो रजब को बहुत हेट देते हैं, और इर्द-गिर्द इनके जितने भी दोस्त वगैरह हैं, उन लोगों को बहुत हेट देते हैं कि उनकी मतलब आपस में कोई है खटपट। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को सॉर्ट करें, और जो भी मसला आई थिंक इस पे क्लियर करें। बाकी आप लोग बताएँ, आप लोगों को इस सब पे क्या लगता है? अच्छा, अब रजा बट की बात हो रही थी, तो गज़ल की थोड़ी-सी बात करते हैं। गज़ल ने एक स्टोरी शेयर की उन्होंने, पोस्टपार्टम जो होता है, डिप्रेशन होता है बेबी के बाद, उस चीज़ को करते हुए अपने ख़ावंद के लिए एक हार्टफेल्ट सा नोट लिखा। इट्स बीन 3 ईयर टू आवर मैरिज एंड आई वांना से इट्स ऑलवेज़ अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, नेवर मी एंड हिम अगेंस्ट द वर्ल्ड। मतलब हम लोग एक-दूसरे के साथ हैं, और मतलब दुनिया हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन दुनिया हम लोग एक-दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकती। बहुत अच्छी-अच्छी बातें थी। अच्छा, इसमें कुछ बातें मुझे मुझे नहीं, ऑडियंस को लगा कि वो ईमान को पॉइंट आउट कर रही हैं, जैसे कि ये था, नो वन कैन कम बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, बी इट इन मायका और ससुराल, अनलेस यू वांट टू वीकन योर बॉन्ड। इनडायरेक्टली वो थोड़ी-सी शेड थ्रो कर रही थी कि मतलब आप ही अगर मायके की बातें को मायके तक नहीं छोड़ेंगी, और ससुराल की बातों को ससुराल तक नहीं छोड़ेंगी, तो फिर तो मसला होगा ही, आपकी बॉन्ड ख़राब होगी, आपके रिश्ते ख़राब होंगे। ये चीज़ अननेसेसरी थी। आप अपने हाउस को अप्रिशिएट कर रही हैं, आप उसको अप्रिशिएट करें। आपका ये बात करना कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि गज़ल जब रजब वापस आया था पाकिस्तान, जब वो बड़ा इशू चला था कि ईमान और रोहन क्यों नहीं आए मिलने, कि ईमान को क्यों नहीं मिलवाया रजब के साथ, तब भी ये बात पॉइंट आउट की थी लोगों ने कि गज़ल की बातें बहुत अजीब हैं। गज़ल ने व्लॉग में भी रजब के यही कहा था कि हमने तो सोशल मीडिया पे देखा है कि आप आ रहे हो, शायद ईमान ने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया होगा, शायद उसको पता नहीं चला होगा। सोशल मीडिया नहीं देखा होगा, हमें भी वहीं से ही पता लगा है। हमें कौन सा हमने स्पेशल बताया था, मगर मुझे लगता है कि उसने सोशल मीडिया नहीं देखा होगा। तो इस बातों से साफ पता चल रहा था कि आप एक शेड थ्रो कर रहे हो उसके ऊपर। आई थिंक माँ और बहन अगर आपको मतलब भाभी को इस तरह सपोर्ट करें, तो मेरे नहीं ख्याल कि उसको कभी भी अपने मायके वालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा दिल नरम करना होगा। अच्छी चीज़ें नहीं हैं इस तरह, और लोग तो बैठे ही इसी ताक में होते हैं कि आप कुछ ना कुछ बोलें, उसके ऊपर आके हम बात करें। तो ये बात मुझे बड़ी अननेसेसरी लगी, ये नहीं होनी चाहिए थी। आप उनको इतना अच्छा आपने लिखा है, इतनी सारी उनकी तारीफ़ें की हैं, तो
बात को उतना ही रहने देते वो ज़्यादा बेटर था। बाकी जहाँ पे इन लोगों की बात हो रही है तो रजब भट्ट का जो इशू हुआ था कराची में, लॉयर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद उनके मसले वगैरह चल रहे थे, तो वो भी अब क्लियर हो चुका है। उनके बीच में आपस में सेटलमेंट हो चुकी है, लॉयर्स के भी और रजब के भी। तो ये वाला मामला तो यहाँ पे सॉर्ट हो गया। तो रजब की जहाँ पे बात हो रही थी वहीं पे उनके बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं, नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला जिनको कहते हैं। उनका एक पॉडकास्ट आया, उसमें उन्होंने बहुत सी बातों का खुलासा किया। उन्होंने डॉक्टर अफान को आड़े हाथों लिया, उनके बारे में कहा कि ये चौधरी सरफराज वो जो कि एनसीसीआई के ऑफिसर थे और रिश्वत वगैरह ले रहे थे, उनके साथ मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इकरा मतलब सिस्ट्रोलॉजी जो है उनके हस्बैंड अरीब को भी मतलब कॉल की डॉक्टर अफान कैसर ने कि मेरी बात हो गई है, मेरी डील हो गई है डक्की की और चौधरी सरफराज को मैंने आपस में सॉर्ट करवा दी है। फिर ये मिलता है इकरा कंवल के हस्बैंड अरी परवेज से, जिसमें ये कहता है कि मैं गया था, मेरी डक्की से मुलाकात हुई, मेरी हो गया बात सरफराज से, उन्होंने पैसे शैसे दे के बात को रफा दफा कर दिया, तो तुम लोगों का नाम भी है, तुम लोग भी पैसे दो। मैं तुम्हारी भी डील करवा देता हूँ, हाथ थोड़ा रखेंगे वो, फिर ना करो, मैं तुम्हारी भी डील करवाता हूँ। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ की मतलब इस चीज़ के बारे में अरीब भी मतलब बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने डक्की को भी कहा है कि प्लीज़ तुम इस बारे में बात करो कि ये मतलब इन्होंने बड़ा मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। इसके बाद फिर डक्की भाई अदालत में पेश हुए थे, तो उनसे लोगों ने पूछा कि ऐसे-ऐसे नदीम मुबारक ने कहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने इस चीज़ को डिनाई भी नहीं किया, क्लियर भी नहीं किया। फिर उसके बाद नदीम मुबारक ने अरूब के बारे में एक बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे मतलब जब डक्की उधर था, जेल में था, तो उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त, अब दोस्त का नाम नहीं उन्होंने लिया, बट उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं और वो कुछ टाइम से उसके बहुत क्लोज़ था। और कहते मैंने इसको मना भी किया था कि तुम मतलब इससे दूर रहो, बंदा ठीक नहीं है, ये नौसरबाज़ है। अभी एक रिसेंटली एक लड़का वो डक्की के क्लोज आना शुरू हो गया, इवन कि वो डक्की कितना क्लोज आ गया कि डक्की की वाइफ की बात उससे यानी तो उन्होंने कहा कि जब ये अंदर हो गए, अरेस्ट हो गए, तो उसके बाद वो आंटी को और अरूब को कहीं पे लेके गया ये कहने के लिए, मतलब किससे मिलवाने के लिए कि ये जज का बेटा है और ये डक्की को बाहर निकलवा देगा। अगले दिन वो चक्करबाजी डाल के अरूब जतोई और डक्की की मदर को वो अपने साथ एक किसी लड़के के पास लेके उसने जाके वहां इंप्रेशन बनाया कि ये जज का बेटा है, देखो मैं क्या करता हूँ, डक्की को मैं ऐसे ऐसे ले आऊंगा। तो कहते मैंने इस चीज़ पे अरूब ने मेरे से बात की कि भाई ऐसे-ऐसे वो मुझे लेकर गया। कहते मैंने कहा अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो इस इंसान को ब्लॉक करो, ये अच्छा लड़का नहीं है और तुम लोगों को पता नहीं कहाँ लेके गया था, कहाँ नहीं लेके गया। मुझे जब उसने सारी बात बताई मैंने उसको डांटा, फिर मैंने डक्की से कांटेक्ट किया, डक्की ने ये मैसेज अपनी वाइफ को कन्वे किया कि जो नदीम और मोज भाई कहते हैं वो तुमने करना, अब तुमने उससे दूर रहना है। अरूब ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़के को अरूब ने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ज़िया के नंबर पे कॉल की, उसी लड़के ने, और मतलब डक्की का जो दोस्त था, और उन्होंने उससे कहा कि अरूब से मेरी बात करवाएं। तो कहते अरूब ने बात की, तो उन्होंने कहा कि एनसीसीआई वाले मतलब छापा मारने वाले हैं, तो तुम कहीं चली जाओ। उन्होंने कहा कि कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि उनके जो दोस्त था उसने कहा कि अपनी दोस्त के किसी के घर चली जाओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, डीएचए मेरी दोस्त है, मैं उसके घर चली जाती हूँ। फिर उस बंदे ने जिया को डक्की के भाई को अप्रोच किया कि मेरी अरूब से इमरजेंसी बात करिए, तो उसने अरूब को कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है, कहता अपनी दोस्त के घर चली जाओ। तो कहते फिर वो आदमी कहता है कि नहीं, वहाँ पे जाओगी तो उसके घर में मसला हो जाएगा, मतलब छापा वो वहाँ पे मार लेंगे, लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, मैं घर पे अकेला हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। फिर उसने कहा नहीं नहीं, अगर तुम दोस्त के घर चली तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे एनसीसी वाले, वो तुम्हारी दोस्त को भी उठा लेंगे। कहते अब क्या करूँ? कहता आज मैं घर में अकेला हूँ, इधर ही आ जाओ। कहते ये बात जब मतलब मुझे पता चली, मुझे अरूब ने बताया, और कहते वो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि भाई क्या बात की है इन्होंने मेरे साथ। तो कहते मैंने कहा भाई बहन, मैंने तो आपको पहले बताया था कि ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे अरूब ने फोन किया, वो रो रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? कहती नदीम तुम ठीक कहते थे, कहती उसने ये हरकत की है। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कल भी कहा था इससे दूर रहो। कहते ये बात मैंने डक्की तक पहुंचाई, डक्की को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम प्लीज़ अपनी फैमिली को उस आदमी से दूर रहें। कहते डक्की ने सबको कह दिया, वो मतलब ख़त्म हो गया मामला। कहते जब डक्की रिहा हुआ तो मैंने डक्की से कहा कि भाई हाँ भाई उसका क्या करना है इस इंसान का। कहते उन्होंने कहा मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, बस छोड़ो परे। तो नदीम ने कहा कि अगर मेरी फैमिली के साथ कोई ऐसा कुछ करता तो मैं उसको मतलब इस तरह तो ना छोड़ता कि यार जाने दो बस, ठीक है, ब्लॉक कर दिया और बात ख़त्म। वो जब डक्की बाहर आया, मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा कि यार इस तुमने कुछ किया, तुमने क्या किया इस बंदे को? कहता मैंने पता क्या किया? मैंने कहा क्या? कहता मैंने सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुमने क्या बात कर रहे हो? मेरी घर की फैमिली या सिस्टर को अगर कोई बंदा मेरा करीबी दूसरा करता, मैं तो उसका 7 आंसर जुदा कर देता। तो इस चीज़ को बहुत से लोग लिंक कर रहे थे। कुछ लोग बाबा ओपी का भी कह रहे थे, और बाबा ओपी का आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई सीन है, वो अभी भी आ रहे हैं व्लॉग में, लेकिन मुझे नहीं लगा। और काफ़ी लोग डॉक्टर अफान कैसर का ही कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये हरकत की है। बाकी इस चीज़ पे ऑफिशियली डक्की ने कोई बात नहीं की, उनका कोई व्लॉग नहीं आया, कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो आई होप वो जब क्लियर करेंगे तब ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि किसके बारे में बात हो रही थी और ऐसी कोई बात थी भी या नहीं। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि नदीम मुबारक का और रजब भट्ट का एक पॉडकास्ट आया। रजब ने कहा कि देखो जब वो रिहा होकर आया
तो नदीम के कहने पे मैंने अपनी फैमिली को भेजा उसके घर के जाएँ, पता कराएँ। कहते मैं नहीं चाहता था कि वो भी मेंटली अपसेट है या जो भी है, इस पे कोई बातचीत हो। बट कहते फिर भी इसके इंसिस्ट करने पे मैंने फैमिली को कहा कि जाएँ आप खैर-खैरियत मालूम करके आएँ। फैमिली गई, मैंने ये इसे अपनी फैमिली भेजी। फैमिली भेजी थी। जब इसकी फैमिली गई, मैंने इसको कहा कि यार मैं उससे बुलाता हूँ, बैठ के गपशप करते हैं। इसने कहा कोई मसला नहीं, मुझे कोई उसके बाद कहते नदीम ने कहा कि भई डक्की मुझसे मिलना चाह रहा था, तो कहते मैंने कहा कि बट तू भी साथ चल। तो कहते ये मुझे मना कर रहा था और रजब ने भी कहा कि मैं भी इसको इनकार कर रहा था कि मैंने नहीं मिलना। तो कहते इसने मुझे इंसिस्ट किया नदीम ने कि चलो डक्की से मिलते हैं। कहते इसने जब डक्की को कहा कि साथ रजब भट्ट भी आ रहा है, तो कहते उन्होंने खुद नहीं कहा, किसी से कहलवा दिया कि प्लीज़ उसको मना कर दो कि रजब ना आए, मुझे परमिशन नहीं है पीछे से उससे मिलने की। उसने मेरे एक मीठे दोस्त को एक मैसेज पहुंचाया, नहीं मिल सकता रजब भट्ट से, मुझे परमिशन नहीं है। नदीम मुबारक से, मुझे परमिशन नहीं है। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये क्या सीन है इनका आपस में। बाकी उसके बाद जब डक्की भाई की बात हो रही है, तो डक्की भाई ने एक अपनी सीरीज़ निकाली है, गिफ्ट्स उन्होंने मंगवाए थे लोगों से, अपने फ़ैन से, अपने सब्सक्राइबर से, उसको अनबॉक्सिंग की है। उसके आई थिंक 3 या 4 पार्ट्स आ चुके हैं अब तक। लोगों ने बड़ी-बड़ी अतरंगी चीज़ें भेजी हैं। उसमें से एक चीज़ थी, एक कोई उनका बिज़नेस है छोटा-सा, निम्मी रेज़िन के नाम से कुछ आई थिंक समथिंग है। निम्मी है बट उनका नाम उनके पेज का। उन्होंने इनके लिए कस्टमाइज़्ड क्लॉक भेजी रेज़िन वाली, जिसमें अरूब और डक्की की पिक्चर थी, वेडिंग वाली, निकाह बारात वाली जो थी, वो वाली थी। तो उन्होंने वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। उन्होंने अपनी मतलब मिनी व्लॉग टाइप भी बनाया कि मैंने क्लॉक बना ली है, मैसेज भेज दी है, लेपर्ड वालों की तरफ से देर हो रही है। पहले पार्ट में भी नहीं आई, दूसरे में भी नहीं आई, थर्ड में भी नहीं आई। चौथा जो पार्ट अभी रिसेंटली आया है, तीसरा या चौथा, उसमें उन्होंने फाइनली उसको अनबॉक्स कर लिया। क्या है? घड़ी है रूम वाली। ओह सो नाइस यार, ये इसने हैंडमेड किया, वाह क्या बात है यार, गुड यार, अच्छा लगा। इस पे जो वो निमी है, वो काफ़ी अपसेट हुई। उन्होंने कहा कि आपने 6 सेकंड का बस एक क्लिप बनाया, कैसे ये आई है, ये हैंडमेड है। तो इस पे वो काफ़ी अपसेट थी कि मेरी 72 घंटों की मेहनत थी, जिसको आपने मतलब ऐसे ही वेस्ट कर दिया। काश इससे बेहतर था लेपर्ड वाले आपको ना ही डिलीवर करते। मैंने 72 घंटों की मेहनत में क्या बनाया था। बट सॉरी टू से कि मैं आपकी अनबॉक्सिंग से इतना ज्यादा हर्ट हुई हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि शायद लेपर्ड्स वाले के पास ही रह जाता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन लोगों ने उनके व्लॉग्स देखे होंगे, फॉलो किए होंगे, उनका आइडिया होगा कितने ज़्यादा गिफ्ट्स हैं। और वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे कि हर किसी का नाम लें, जिनका नाम था उन्होंने नाम लिया भी है। आई थिंक ये भी लिया होगा, लेकिन एडिटिंग के टाइम कट हो गया है, जो भी सीन था। बाकी उन्होंने आपका गिफ्ट तो दिखा दिया, और आप अपने व्लॉग में ये भी कह रही हैं कि मुझे नहीं थी कि मेरी ब्रांडिंग करते या जो भी करते। तो बहन, फिर आपका गिफ्ट आ गया, उन्होंने दिखा दिया, या तो दिखाया ना होता ना, फिर आप मतलब इस तरह की बात करते हुए अच्छा लगता है। और दूसरे इंसान की भी आप सिचुएशन समझो। इतना बड़ा व्लॉग, ऑलरेडी 40-40, 50-50 मिनट के उनके व्लॉग बने हैं। उसमें हर चीज़ को कवर कर पाना, आई डोंट थिंक सो कि मतलब इस पे किसी का भी गिला करना बनता है। बाकी आप लोग बताएँ, आप लोगों को क्या लगता है इस पे? तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और यूट्यूबर की। जी हाँ, राना हमज़ा सैफ ने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया है, जो कि फ़ास्ट फूड से रिलेटेड होगा, जिसका नाम है टीओटी, टेस्ट ऑफ टंग आई थिंक। हाँ, उन्होंने ऑफ़िशियली काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि वो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और बहुत से लोगों को आइडिया हो भी गया था कि वो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बट कन्फर्म नहीं था देसी है, कॉन्टिनेंटल है, क्या है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट होगा, जहाँ पे आप जाएँगे केएफसी टाइप, मैकडॉनल्ड टाइप के बर्गर, फ्राइज़ और जो भी पिज़्ज़ा वगैरह, ये चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी। बाकी वो कह रहे थे कि कुछ टाइम में ही रेस्टोरेंट को ओपन कर लेंगे पब्लिक के लिए। सो वी होप एंड प्रे कि सब अच्छे से हो जाए और अच्छा जाए उनका रेस्टोरेंट। की एक टिकटॉकर की भी बात करते हैं, हारिस अली की। हारिस अली का निकाह हो गया है, उनकी शादी भी हो चुकी है। अच्छा, उन्होंने टिपिकल टिकटॉकर्स की तरह इस चीज़ को नहीं ड्रैग किया कि इस साल निकाह कर लिया, अगले साल, इस साल मंगनी कर ली, अगले साल निकाह कर लिया, उससे अगले साल फिर शादी की। तो ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने कुछ ही दिन के गैप्स में अपना पूरी शादी के इवेंट कर लिए। उनकी बहुत प्यारी-प्यारी पिक्चर्स आई, उनकी पहले प्रपोज़ल वाली वीडियो आई, जिसमें फेस नज़र नहीं आ रहा था, जैसे अली भट्ट ने अपनी वाइफ़ का छुपाया था, रामीन का। वैसे ही उस टाइम इन्होंने हल्का-सा मतलब दिख भी रहा था, लेकिन छुपा हुआ टाइप भी था, क्लियर नहीं था। फिर उसके बाद इनका माइयों/मेहंदी का इवेंट हुआ। उसमें इन्होंने जो स्लाइडर लगाया, उसमें फर्स्ट पिक में ही उनका फेस क्लियर नज़र आ रहा है, और आगे आप अगर स्वाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके फेस पे आगे इमोजी लगाया हुआ है। मैंने इस पे पोस्ट भी बनाई कि भाई अब बता दो, हम लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि आप फेस छुपाना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? कि फेस तो रिवील हो चुका है, नज़र आ रहा है। इवन वीडियोज़ भी जो रीशेयर कर रहे थे, उसमें भी उनका फेस नज़र आ रहा था। अगर आपने छुपाना है तो फिर मतलब इमोजी वाला कोई तुक नहीं बनता, मतलब वीडियो शेयर करने वाला कोई तुक नहीं बनता। अगर अगर आपने दिखाना है तो फिर इमोजी लगाने का कोई सेंस नहीं बनती। बाकी दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, इनकी शादी पे
एमजे एहसन, डॉक्टर मदिया भी थी, अलीना आमिर भी थी, और उमर भट्ट थे। उमर भट्ट के वो जो दोस्त हैं आसिम, वो थे, और उनके एमजे अहमद, इनका जो ग्रुप था एक ओजी ग्रुप, वो थे वहाँ पे। और इनकी बारात की भी अभी पिक्चर्स आई हैं माशाल्लाह, बारात पे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी इनके लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इनका आगे फ्यूचर अच्छा करे। बाकी बहुत अच्छी पिक्चर थी। आप लोग बताएं, आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना है। अच्छा, लास्ट में हम थोड़ी सी बात करेंगे प्यारी मरियम के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि मतलब सब कुछ क्लियर किया, उनको मजबूरन वीडियो बनानी पड़ी कि लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि उनके बच्चों की डेथ हो गई खुदा ना खास्ता, और ये मसला हुआ है। तो उसको उन्होंने क्लियर किया, एक वीडियो में आके सारी बातें क्लियर कर दी। उसके बाद फिर उनके व्लॉग्स आने शुरू हो गए, और व्लॉग्स भी प्रॉपर वो स्टोरी लगाते थे, उसकी क्लिप्स काट के अपने इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं। जबकि मरियम का अकाउंट है प्राइवेट कर दिया, और जिस चीज़ को मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि मतलब उनकी बात मतलब इस तरह ना हो, या जो भी है पिक्चर्स वगैरह आगे ना चलें, तो उन्होंने उस चीज़ को वहीं पे रोक दिया। लेकिन वो अपने पेज पे इसके क्लिप्स काट काट के लगा रहे हैं, और वही बात वो कर रहे हैं। और जो ज़्यादा मसला, अच्छा वहाँ तक भी ठीक था, ज़्यादा मसला ये हुआ वो उनकी कब्र पे जाके फ़िल्टर लगा के पिक्चर बना के लगा रहे हैं। कब्र तक पहुंच गए, मीडिया वाले कब्र तक पहुंच गए। यार, एक इंसान दुनिया से चला गया है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो गुड एंड वेल, और आपका दुख आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये इस तरह करना, और आपको इतनी मतलब होश है कि आप वहाँ पे जाके पिक्चर ले रहे हो और फ़िल्टर लगा रहे हो उसके ऊपर, और फिर इमोशनल सा कैप्शन दे रहे हो, मतलब एक किस्म का आप इस चीज़ को कैश ही करना चाह रहे हो। तो इस चीज़ पे उनको काफ़ी हेट मिला है, अब थोड़ा सा व्लॉग पे ब्रेक लगी है। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों का इस चीज़ पे क्या टेक है। और इसी नोट पे हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताएं और किस किस टॉपिक पे आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उसकी बात हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।